लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो था अर्थव्यवस्था प्रथम भाग। तो जिसने भी अभी ये वीडियो नहीं देखा है वो सबसे पहले वीडियो देख ले पिछला, क्योंकि आज हम लोग नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे। पिछला जो टॉपिक था उस पर जो मुख्य रूप से चर्चा हुई थी वो हुई थी अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र का परिचय। आज हम लोग उसके आगे बढ़ने वाले हैं। जैसा कि लास्ट टॉपिक था, उस लास्ट टॉपिक में जो सार निकला था वो ये निकला था कि एक राज्य या राष्ट्र उत्पादन करता है बहुत ही कम संसाधनों के साथ और आवश्यकता जो होती है वो बहुत ही असीमित होती है, तो उसका वितरण कैसे करना है, ये दो चुनौतियों के साथ मैंने कल समझाया था लास्ट टॉपिक। यानी उत्पादन और वितरण ये दो मुख्य चुनौतियां थी सरकार के समक्ष। उत्पादन एक पहली चुनौती है और उनका जनता में वितरण दूसरी चुनौती है। इसी के आधार पर आज पूरा हमारा टॉपिक इसी पे बेस रहेगा। तो एक बार पुनः मैं थोड़ा सा रिकैप करा दूं कि अर्थव्यवस्था का सीधा सीधा अर्थ होता है सीमित संसाधनों के आधार पर उत्पादन करना और उन्हें जनता में वितरण करना। ये मुख्य समस्या का निदान अर्थव्यवस्था में होता है। यही व्यवस्था के साथ आज इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। आज जो पहला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है वितरण तंत्र मॉडल। वितरण तंत्र मॉडल के साथ हम शुरुआत करेंगे। वितरण तंत्र मॉडल भारत में या किसी भी अर्थव्यवस्था में तीन हिस्सों में इसको बांटा गया है। देखिए कौन कौन से हिस्से हैं वो। बहुत ही अच्छी तरीके से मैं स्ट्रक्चर बना के आपको समझाऊंगा। पहला जो है वो है राज्य या सरकार वितरण तंत्र मॉडल। राज्य या सरकार वितरण तंत्र मॉडल। दूसरा है बाजार वितरण तंत्र मॉडल और तीसरा है राज्य व बाजार वितरण तंत्र मॉडल। तो पहला जो है वो है राज्य या सरकार वितरण तंत्र मॉडल। दूसरा बाजार और तीसरा राज्य व बाजार। अब तीनों को एक एक बार आप समझ लें बहुत ही अच्छे तरीके से। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग राज्य या सरकार वितरण तंत्र मॉडल। इसके तहत वस्तुओं एवं सेवाओं की उपलब्धता का जिम्मा पूरी तरह से सरकार के पास होता है। बात समझने की कोशिश करें कि इसमें वस्तुओं और सेवाओं की जो उपलब्धता है वो उसका पूरा जिम्मा सरकार के पास होता है। किसके लिए? उपभोक्ता के लिए। उपभोक्ता का मैं आपको अर्थ समझाता हूँ। उपभोक्ता मतलब होता है जो वस्तुओं का या सेवाओं का प्रयोग करता है, उपयोग करता है, उसे हम उपभोक्ता कहते हैं। अर्थात किसी भी राष्ट्र की जनता जो कि उसका वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग करती है। तो वस्तुओं एवं सेवाओं की उपलब्धता का पूरा जो जिम्मा होता है, पूरी जो जिम्मेदारी होती है वो गवर्नमेंट की होती है, सरकार की होती है उपभोक्ता तक पहुंचाने की। ये राज्य वितरण तंत्र मॉडल है और इसके अंतर्गत एक उपभोक्ता को इन वस्तुओं और इन सेवाओं के लिए कुछ भी भुगतान नहीं करना होता है। यानी कि इसके अंतर्गत कोई भी रुपए पैसे खर्च नहीं करने पड़ते हैं उपभोक्ता को कोई खर्च नहीं करना पड़ता है, कोई खर्च नहीं करना होगा। ये जो है राज्य या सरकार मॉडल तंत्र मॉडल है। दूसरा आता है आपका बाजार वितरण तंत्र मॉडल। बाजार वितरण तंत्र मॉडल के अंतर्गत जो भी वस्तुएं और सेवाएं होती हैं, वस्तुओं एवं सेवाओं की उपलब्धता सीधे बाजार से प्राप्त होती है। सीधे बाजार से प्राप्त होती है।
अर्थात इस पर एक उपभोक्ता को कीमत प्रणाली के अनुसार भुगतान करना होगा। कीमत प्रणाली मतलब उस बाजार में मांग एवं पूर्ति के अनुसार, मांग एवं पूर्ति के अनुसार वस्तुओं की उपलब्धता होगी। मांग एवं पूर्ति के अनुसार वस्तुओं की उपलब्धता होगी और कीमत प्रणाली के अनुसार एक उपभोक्ता को पैसे का भुगतान करना होगा। मांग एवं पूर्ति के अनुसार उपलब्धता होगी और कीमत प्रणाली के अनुसार एक उपभोक्ता को भुगतान करना होगा रुपए का, जो वस्तु या सेवाएं वो प्राप्त करेगा। तीसरा जो मॉडल आता है वितरण तंत्र मॉडल, वो होता है राज्य व बाजार। राज्य व बाजार के बारे में मैं बता दूं एकदम सरल तरीके से कि राज्य सरकार और बाजार इन दोनों को मिलाकर जो उपजा हुआ है मॉडल है, यानी कि इन दोनों से मिलाकर, इन दोनों मॉडल को मिलाकर एक उपज के रूप में राज्य वितरण तंत्र मॉडल और बाजार वितरण तंत्र मॉडल, दोनों मॉडल को मिलाकर जो उपजा हुआ मॉडल है वह है राज्य व बाजार वितरण तंत्र मॉडल। इसके अंतर्गत कुछ वस्तुओं एवं सेवाओं को सरकार ही सीधा प्रोवाइड कराती है अपने उपभोक्ताओं को। सरकार सीधा प्रोवाइड कराती है अपने उपभोक्ताओं को, या तो मुफ्त या फिर कुछ सब्सिडी के साथ, या तो बिल्कुल फ्री या फिर कुछ छूट के साथ। छूट का मतलब यहाँ पे सब्सिडी है। सब्सिडी मतलब होता है गवर्नमेंट की सहायता। गवर्नमेंट द्वारा अपने उपभोक्ताओं को जो सहायता प्रदान की जाती है, गवर्नमेंट के द्वारा जो अपने उपभोक्ताओं को सहायता प्रदान की जाती है उसे हम सब्सिडी कहते हैं। तो कुछ वस्तु एवं सेवाओं को सरकार खुद अपने उपभोक्ताओं को फ्री या सब्सिडी के तौर पर भुगतान कराती है, और जिसके लिए ना तो वह पैसे लेती है और अगर हो सकता है तो उसे छूट भी देती है। और क्योंकि ये राज्य के साथ साथ बाजार मॉडल भी है, इसलिए कुछ वस्तुओं एवं सेवाओं को बाजार में भी उपलब्ध कराया जाता है। बाजार में भी उपलब्ध कराया जाता है, जिसके लिए वही मॉडल है मांग एवं पूर्ति के आधार पर। मांग एवं पूर्ति के आधार पर ही वस्तुओं और सेवाओं को, मांग एवं पूर्ति के आधार पर ही वस्तुओं सेवाओं को बाजार में उपलब्ध कराया जाता है, और कीमत प्रणाली के आधार पर ही उपभोक्ता उसका भुगतान करते हैं। अर्थात राज्य व बाजार वितरण तंत्र मॉडल, राज्य अर्थात सरकार वितरण तंत्र मॉडल और बाजार वितरण तंत्र मॉडल का मिला जुला रूप है। इसमें कुछ वस्तुओं एवं सेवाओं को सरकार या तो फ्री देती है या उसमें कुछ छूट भी देती है, और कुछ वस्तुओं एवं सेवाओं को बाजार में उपलब्ध कराती है। इसका राज्य सरकार का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो है चीन और सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसके ये आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। वितरण तंत्र मॉडल पूरी तरह से, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। इसके अलावा हम लोग सेकंड जो चीज पढ़ने वाले हैं, मानसिक तौर पर नागरिक जनता के लिए सरकार की क्या जिम्मेदारी है उत्पादन को लेकर। यह अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी अब तक की चुनौती है कि किस प्रकार उत्पादन किया जाए जनता के लिए। यह उत्पादन क्या केवल सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए या केवल निजी संस्थाओं की जिम्मेदारी होनी चाहिए, या उत्पादन की जो जिम्मेदारी है वो निजी के साथ साथ सरकार की भी होनी चाहिए, अर्थात संयुक्त प्रयास होने चाहिए। इसी आधार पर और इन्हीं अनुभवों के आधार पर अर्थव्यवस्था का जो संगठन है वो कुछ इस प्रकार बनाया गया है। अर्थव्यवस्था का संगठन 3 भागों में बांटा गया है इन्हीं अनुभवों के आधार पर, अर्थात उत्पादन की समस्या के आधार पर। कौन कौन से 3 भाग हैं, बहुत ही ध्यान से समझें। पहला जो आता है वो आता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था।
या इसको हम बाजार अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं। इसके बाद आता है आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसको राज्य अर्थव्यवस्था या सरकार अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं। और इसके बाद आती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये जो है अर्थव्यवस्था के संगठन के तौर पे जो अनुभव है उसके आधार पर तीन चीजें आई हैं: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। सबसे पहले हम बात करेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो इसके प्रवर्तक हैं वो हैं एडम स्मिथ। एडम स्मिथ इसके प्रवर्तक हैं, अर्थात एडम स्मिथ के आधार पर, जो कि आधुनिक अर्थव्यवस्था के जनक भी हैं, एडम स्मिथ, जिन्होंने 1776 में एक किताब लिखी द वेल्थ ऑफ नेशंस, उन्हीं को पूंजी अर्थव्यवस्था का भी जनक माना जाता है। इसके बाद जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात कर लें तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो मॉडल दिया था वो दिया था कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स भी एक दार्शनिक है, जर्मन दार्शनिक है। जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था का मॉडल दिया हुआ था। इसके बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल दिया है जॉन मेनार्ड केन्स। ये ब्रिटिश दार्शनिक हैं, जॉन मेनार्ड केन्स। तीनों के बारे में बता दूंगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था, एडम स्मिथ, जिन्होंने एक किताब भी लिखी थी 1776 में, द वेल्थ ऑफ नेशंस, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जन्म माना जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का या राज्य अर्थव्यवस्था या सरकार अर्थव्यवस्था का जो जनक माना जाता है वो कार्ल मार्क्स को माना जाता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो मॉडल प्रस्तुत किया था वो जॉन मेनार्ड केन्स ने मॉडल प्रस्तुत किया था। सबसे पहले मैं बात करूंगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात, एडम स्मिथ पश्चिमी देशों से ज्यादा जुड़े हुए थे, ठीक है, तो इस वजह से इन्होंने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर अधिक जोर दिया। इन्होंने जो सबसे ज्यादा जोर दिया वो दिया श्रम विभाजन पर। श्रम विभाजन पर, जिसके आधार पर उन्होंने माना कि अगर इस पर सरकार हस्तक्षेप ना करे, सरकारी हस्तक्षेप कम से कम हो, इनका मानना था कि श्रम विभाजन होना चाहिए, अर्थात केवल सरकार ही चीजों को न बनाए बल्कि निजी हाथों में भी उत्पादन का कारभार दे। सेकंड चीज है सरकारी हस्तक्षेप कम से कम हो या बिल्कुल ना हो। इनका मॉडल था सरकारी हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अर्थात सरकार बिल्कुल भी चीजों को बनाने में हस्तक्षेप न करे। तीसरी चीज इनकी जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये आता है क्वेश्चन, अदृश्य हाथों में पूरी अर्थव्यवस्था दे देनी चाहिए। अदृश्य हाथों का मतलब होता है सरकार को छोड़कर निजी क्षेत्रों में पूरी चीजों के उत्पादन को लेकर, वितरण को लेकर सारी व्यवस्थाएं कर देनी चाहिए। इनका मानना था कि ये सारी चीजें करने से, इन सारी चीजों के करने से एक देश या एक राष्ट्र बहुत अधिक उन्नति कर सकता है। तो श्रम विभाजन पर उन्होंने जोर दिया, सरकारी हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अदृश्य हाथों में पूरी बागडोर होनी चाहिए, और जो भी उत्पादन हो, वस्तुओं का उत्पादन हो, सेवाओं का उत्पादन हो, उसमें पूरी तरह से निजी हाथों में ही सारी चीजें होना चाहिए। निजी हाथों में अर्थात निजी संस्थाओं में सारी चीजें होना चाहिए। और पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के दौरान एडम स्मिथ के मॉडल में ये कहा गया था कि प्रतिस्पर्धा का होना बहुत जरूरी है। प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है प्रतियोगिता, अर्थात जब हम उत्पादन निजी हाथों में देंगे तो निश्चित तौर पर जो निजी संस्थान में आपस में बहुत ज्यादा प्रतियोगिता होगी, जिसके फलस्वरूप उत्पादन अधिक मायने पे होगा और ज्यादा स्तर पे होगा, जिससे अधिक फायदा होगा और राष्ट्र ग्रोथ करेगा। ये सारी चीजें पूंजी अर्थव्यवस्था के दौरान एडम स्मिथ की मॉडल में दी गई थी।
समाजवादी अर्थव्यवस्था या राज सरकार अर्थव्यवस्था कार्ल मार्क्स के द्वारा इस प्रस्तुत किया गया है। जर्मन दार्शनिक हैं ये ब्रिटिश है, ये ब्रिटिश। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने पहली चीज समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंदर कही कि उत्पादन एवं वितरण पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। जो भी निर्णय लिए जाए वो सब सरकार के द्वारा ही लिए जाए, अर्थात जितना भी कार्य किया जाए वो समाज के लिए ही किया जाए। समाजवादी अर्थशास्त्र अंतर्गत जितनी भी वस्तुएं बनाई जाए, जो भी उत्पादन किया जाए, वो भी वितरण किया जाए, वो सारा का सारा गवर्नमेंट के नियंत्रण में ही किया जाए और इस पर निजी संस्था बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करें, कोई लेना देना ना हो। अब यहाँ पे एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि इसका जन्म क्यों होता है। ये व्यवस्था बहुत अच्छी है, इसमें एक राष्ट्र बहुत ज्यादा ग्रोथ करेगा, लेकिन इसमें उस राष्ट्र की जो जनता है वह प्रताड़ित रहेगी और वह बहुत अधिक सरवाइव करेगी और उन्नति राष्ट्र की होगी, लेकिन जनता समाज के कार्य इसमें नहीं होंगे। जो समाजकारी कार्य है और समाज कल्याण की बात है वो इसमें नहीं होगी। समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत श्रम विभाजन की बात नहीं होगी, सरकारी हस्तक्षेप की बात, सरकार पूरा तरह से अपने नियंत्रण में रखेगा, प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, लेकिन गवर्नमेंट के पास जो ग्रोथ है वो उतनी अच्छी नहीं होगी। लेकिन जब मिश्रित अर्थव्यवस्था की हम बात करें, जिसका मॉडल ब्रिटिश दार्शनिक जॉन मेनार्ड केन्स ने दिया था, कैसे 1929 ईस्वी की आर्थिक मंदी के बाद 1929 ईस्वी की आर्थिक मंदी के बाद इस अर्थव्यवस्था का जन्म होता है, क्योंकि यहाँ पर एडम स्मिथ की जो थ्योरी थी वह पूरी तरह से विफल हो गई। एडम स्मिथ की यहाँ पे जो थ्योरी है वो पूरी तरह से विफल हो गई, क्योंकि इस आर्थिक मंदी में निजी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई और बेरोजगारी मंदी का दौर आया, ना तो उत्पादन अच्छे से हुआ, ना नेशन की ग्रोथ हुई, कुछ भी नहीं हुआ। तो जॉन मेनार्ड केन्स ने फिर एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल पेश किया, जिसके अंतर्गत पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के भी कुछ गुण होंगे और समाजवादी अर्थव्यवस्था के भी कुछ गुण होंगे, अर्थात आंशिक नियंत्रण सरकार का होगा और कुछ नियंत्रण पूंजीपतियों का भी होगा, अर्थात जो निजी क्षेत्र है उनका भी होगा। आंशिक प्रतिस्पर्धा होगी, निजी हाथों में आंशिक, अदृश्य हाथों वाला जो मॉडल है वो ठीक है, लेकिन कुछ भाग गवर्नमेंट के हाथों में भी होगा। तो जॉन मेनार्ड केन्स के अनुसार इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवाद दोनों के मिले जुले गुण इसमें होंगे, दोनों के मिले जुले लक्षण इसके अंदर होंगे। इसमें दो प्रकार की वस्तुएं निकल के आती हैं, एक निजी वस्तुएं और दूसरी लोक वस्तुएं। जो गवर्नमेंट के द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं उन्हें हम लोक वस्तुएं कहते हैं, और जो निजी संस्थाओं के द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं उन्हें हम निजी वस्तु कहते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ये दोनों चीजें हुई। तो ये पूरा अर्थव्यवस्था का संगठन था। निश्चित तौर पे आपको ये पूरा समझ में आया होगा, फिर भी कोई समस्या होती है तो आप जरूर बताएं। एक बार दोबारा समझ लीजिए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एडम स्मिथ का मॉडल है, इसके अनुसार श्रम विभाजन, सरकारी हस्तक्षेप इसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अदृश्य हाथों में पूरी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, निजी हाथों में मतलब पूरी तरह से उत्पादन वितरण का उत्तरदायित्व होना चाहिए और प्रतिस्पर्धा इसमें बनी रहनी चाहिए। समाजवादी अर्थव्यवस्था में इसके जस्ट उल्टा, जो भी यहाँ पर है वो सब नहीं होना चाहिए और गवर्नमेंट का पूरा पूरा हस्तक्षेप होगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो मॉडल है वो जॉन मेनार्ड केन्स ने दिया था। 1929 ईस्वी की आर्थिक मंदी के बाद पूरी तरह से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों को मिलाकर इस मॉडल को तैयार किया गया था। यह राष्ट्र हित में भी था और जनता हित में भी था। अब बात करते हैं भारत की अर्थव्यवस्था। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है।
अभी भारत की अर्थव्यवस्था टॉपिक शुरू ही नहीं हुआ है, अभी मैंने पढ़ाया नहीं, केवल मैं भी अर्थव्यवस्था बता रहा हूँ। भारत की अर्थव्यवस्था अलग ही टॉपिक होगा, चैप्टर उसका। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो आपका उत्तर होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। और ज्यादातर देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो इसी पे आधारित है, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर ही। ठीक ना। जो मुद्दा आता है वो ये आता है कि अर्थव्यवस्था कोई भी हो, लेकिन किसी भी राष्ट्र के लिए उस अर्थव्यवस्था के साथ धन का अर्जन भी उतना ही जरूरी है। तो वो कौन से क्षेत्र हैं जिनसे एक अर्थव्यवस्था अधिक से अधिक अर्जन करती है। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो 3 प्रकार के क्षेत्र हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। ठीक, पहला प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत धन के अर्जन के उद्देश्य से 3 क्षेत्रों में हमने अर्थव्यवस्था को बांटा हुआ है। पहला प्राथमिक क्षेत्र है, इसमें मुख्य रूप से क्या आता है, प्राकृतिक संसाधन, के द्वारा कच्चा माल प्राप्त करना व कृषि गतिविधियां। इसमें कृषि गतिविधियां सबसे ज्यादा आती हैं, जैसे आप कृषि उत्पादन, पशुपालन आदि गतिविधियां जो कि कृषि संबंधित हैं, वो सब इसके अंतर्गत आती हैं प्राथमिक क्षेत्र में। पशुपालन, हर प्रकार का पशुपालन आएगा। कृषि उत्पादन, हर प्रकार का। प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा कच्चा माल प्राप्त करना और कृषि गतिविधियां करना, जैसे कि कृषि उत्पादन और पशुपालन। द्वितीय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो द्वितीय क्षेत्र जो है, इसमें प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल, प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल का प्रयोग करके उद्योग करना, यानी इसमें जो चीजें आती हैं वह उद्योग के अंतर्गत आती हैं। और स्पेशल तौर पर निर्माण कार्य इसमें किए जाते हैं इस कच्चे माल की आपूर्ति के आधार पर। तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि उत्पादन मुख्य रूप से, द्वितीय क्षेत्र में उद्योग या निर्माण कार्य जैसे कि लोहे, इस्पात वगैरह, वस्त्र उद्योग आदि प्रकार के उद्योग जो कि प्राथमिक क्षेत्र के कच्चे माल से होते हैं। तृतीय क्षेत्र में आपकी आती हैं सेवाएं। तृतीय क्षेत्र में आपकी सेवाएं आती हैं, जैसे इसमें सेवाओं में क्या क्या आता है, जैसे बीमा क्षेत्र, बैंक, यातायात, पर्यटन, होटल आदि सभी प्रकार के क्षेत्र जो कि सेवाओं में आते हैं। बीमा जो कि उत्पादन नहीं करते, केवल सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे बीमा क्षेत्र, बैंक, यातायात, पर्यटन और होटल, ये सारी चीजें सेवाओं के अंदर आती है। तो अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय। प्राथमिक में प्राकृतिक संसाधन आएंगे, द्वितीय क्षेत्र में उद्योग निर्माण कार्य आएंगे और तृतीय क्षेत्र में सेवाएं जैसे कि बीमा, बैंक, यातायात, पर्यटन, होटल आदि। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप शेयर करें और चैनल की ग्रोथ के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक्स करें। अगले टॉपिक के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।